एक चिड़ैया घोंसले को छोड़े उड़े उड़े जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। ओ मुसाफिर धीरे धर, आएगा सूरज इधर, काहे भागे काहे भागे। दूर जितना जाएगा लौट फिर ना पाएगा, काहे भागे काहे भागे। एक चिड़ैया को पराया देश कैसे भाए, गांव का पीपल पुराना याद उसको आए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DCC विनय सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर फर्स्ट रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाइट स्फेरिकल मिरर्स, जो चैप्टर फर्स्ट था, कक्षा 10 और 12 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। साथ साथ जो भी स्टूडेंट SSC बैंक, रेलवे आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से भी ये लेक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उसी का पार्ट 9 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें जो टॉपिक आज का हमारा है वो यूजेज ऑफ मिरर्स है, मतलब दर्पणों के उपयोग। दोस्तों, दर्पणों का उपयोग कैसे किया जाता है, कहां कहां किया जाता है, यही आज हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, हमने आपको बताया है कि जो दर्पण होते हैं भैया, मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, ये जो मिरर है, मिरर मतलब दर्पण होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक प्लेन मिरर होता है जिसको हम लोग कहते हैं भाई समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, अब प्लेन मिरर तो अकेला है भाई, समतल है, सीधा सपाट है। और एक दो होते हैं हमारे पास, एक कौन सा है? एक होता कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और एक कौन सा होता भाई? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो दो हमारे पास दर्पण है मुख्यतः, एक प्लेन मिरर समतल दर्पण और एक स्फेरिकल मिरर जिसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। प्लेन मिरर जो है इसका उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं ये देखेंगे, और स्फेरिकल मिरर में जो कनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण है और जो कन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण है, इनका उपयोग कहां किया जाता है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये सारी टॉपिक। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्लेन मिरर का उपयोग कहां किया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ एक इमेज बनाया है प्लेन मिरर का, और मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया भी है कि जब कोई भी वस्तु समतल दर्पण के सामने स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु के बराबर और बराबर दूरी पर बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है, और जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है भाई? प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी क्या है? प्रतिबिंब है। तो इसका हम लोग प्रयोग कहां करेंगे? अवतल दर्पण, जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण जो है, इसका हम लोग उपयोग कहां कहां करते हैं, यही तो आज का हमारा हेडिंग है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका उपयोग कहां करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें कि समतल दर्पण का हम लोग उपयोग कहां करते हैं, तो मुख्यतः आप लोग घरों में जो छोटे छोटे दर्पणों का प्रयोग करते हैं और चमकीले सजाने के लिए प्रयोग करते हैं छोटी छोटी दर्पण के रूप में, वो सब किसके उपयोग है? वो समतल दर्पण ही होते हैं। इसका मतलब घरों में यूज होने वाले मिरर, मतलब होम मिरर जो होते हैं, मैक्सिमम घर पे यूज होते हैं जो मिरर, वो कौन से मिरर होते हैं?
समतल दर्पण। और चमकीलियां जो छोटी छोटी लगाई जाती हैं वो भी समतल दर्पण ही होती हैं। तो पहला उपयोग तो ये हो गया समतल दर्पण का। दूसरा उपयोग समतल दर्पण का भैया कहाँ होता है? आप लोग कभी आपके घर वाले मम्मी या पापा या भाई बहन आपके कभी ज्वेलरी के यहाँ जाते हैं, वहां देखते हैं कि आभूषण खरीदते हैं, ठीक है। तो वहां आभूषण पहनने के बाद अपने आप को शीशे में देखते हैं कि हमारे ऊपर जम रहा है कि नहीं। अब फिर देखते हैं, कहते हैं हाँ ये वाला जम रहा है। तो जो दर्पणवा लगा हुआ है वो कौन सा दर्पण है भैया? वो कौन सा है? समतल दर्पण ही लगा रहता है। और देखिए इसका मतलब ज्वेलरी की जो दुकान होती है वहां पर यूज दर्पण, ज्वेलरी की दुकान पर यूज होने वाला दर्पण, दुकान पर कौन सा दर्पण यूज होता है? समतल दर्पण। और भी मैं आपको बताता हूं समतल दर्पण का प्रयोग कहां किया जाता है। समतल दर्पण का जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आपको एक ट्रायल रूम मिलता है कपड़ा चेंज करने का, आपको चेक करने का आपके ऊपर फिट है कि नहीं है। वहां पर जो दर्पण लगा रहता है वो भी कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। इसका मतलब यहां पर एक और आ जाएगा, कपड़े की दुकान पर भी कौन सा प्रयोग किया जाता है? कपड़े की दुकान पर समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और कहां किया जाता है समतल दर्पण का उपयोग? एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह की जाती है, परावर्तक दूरबीनों की सहायता से, ठीक है। परावर्तक दूरबीन क्या होते हैं? आप जैसे यहां पर हैं, देखिए जैसे आप यहां पर हैं, ठीक है, और दुश्मन आपका इधर है और आप उधर नहीं देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं भैया, ठीक है। आप इधर देख रहे हैं, आपका दुश्मन इधर है, लेकिन तब भी आप दुश्मन पे कैसे नजर रखेंगे? सामने एक समतल दर्पण रख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा? समतल दर्पण जब रखा रहेगा, जिसको हम लोग परावर्तक दूरबीन कहते हैं, अब क्या होगा? वहां से दुश्मन से किरणें चलेंगी ऐसे, ठीक है। जब ऐसे चलेंगी, देखिए जब ऐसे चलेंगी तो यहां पर जैसे ही पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेंगी, तो वो दुश्मनों का इमेज हमें दिखाई देगा तुरंत। हम बिना दुश्मनों को उधर देखे उन पे निगरानी कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से परावर्तक दूरबीन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण का। तो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है समतल दर्पण का। तो क्या लिख सकते हैं? परावर्तक दूरबीनों में, दूरबीन जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लेन मिरर का प्रयोग, यूज कहां कहां हम लोग करते हैं। कहां कहां करते हैं भाई? जो घर में छोटे मोटे हम लोग दर्पण यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण ही होता है। ज्वेलरी की दुकान पर समतल दर्पण, कपड़े की दुकान पर समतल दर्पण, परावर्तक दूरबीन में समतल दर्पण, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो समतल दर्पण की बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कनकेव मिरर की। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग किसका देखेंगे? कनकेव मिरर। कनकेव जो स्पेरिकल मिरर का पार्ट है, कनकेव मिरर, जिसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। देखिए भाई, अवतल दर्पण का भी बहुत उपयोग है। कहां कहां उपयोग है? सबसे पहले आप देखिए, जब आप बाल कटाने जाते हैं नाई की दुकान पर, तो वहां पर आप जो नाई दर्पण का इस्तेमाल करता है, आप वहां बैठ के सामने दर्पण के देखते रहते हैं अपना चेहरा, इधर कहीं यहाँ मूसा तो नहीं निकला है, यहाँ फूला तो नहीं है, सब जगह आप फोकस करते रहते हो। तो वो कौन सा दर्पण रहता है पता है आपको? वहां पर रहता है अवतल दर्पण। वहां पर क्या किया जाता है? बड़े द्वारक, जो दर्पण बड़े आकार का होता है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण नाई की दुकान पर प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे ये देखिए विभिन्न कंडीशन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का। जब अनंत पे रखे थे तो कहां बना था भैया? छोटा सा फोकस पे। यहां अनंत और सी के बीच रखे तो थोड़ा सा बड़ा सा सी और एफ के बीच बना। देखिए यहां स्थितियां हैं वस्तु की, यहां स्थितियां हैं प्रतिबिंब की। जैसे जैसे हम जा रहे हैं दर्पण की ओर, कौन से दर्पण? अवतल दर्पण की ओर, अब प्रतिबिंब हमारा वैसे वैसे इधर भागता चला जा रहा है, अर्थात बड़ा बनता चला जा रहा है। और उल्टा भी है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब वस्तु को छठवीं स्थिति O6 स्थिति, ऑब्जेक्ट की छठवीं स्थिति एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को स्थित करा जाता है तो उसका आभासी सीधा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है I6 कंडीशन। देखिए
इसी को आभासी कहते हैं। तो जब बड़ा द्वारक और बड़े फोकस दूरी का अवतल दर्पण होता है नाई की दुकान पर, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं जब नाई काटता है तो उसको बड़े बड़े दिखाई देते हैं, और जब बड़े बड़े दिखाई देते हैं तो कोई भी बाल छूटा है आराम से वो इजीली तरीके से बाल काट देगा। दाढ़ी बनाते वक्त आपका दाढ़ी देख लेगा कहाँ छूटा है कहाँ नहीं। तो वहां पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हजामत के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब वही, हजामत का नहीं मारना पीटना नहीं है, हजामत का मतलब यह होता है कि बाल दाढ़ी कटवाना। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं पहला कि नाई की दुकान पर, नाई की दुकान पर कैसा, बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अधिक फोकस दूरी का क्या प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आप समझ जाएंगे। नाई की दुकान पर बड़े द्वारक अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, बाल काटने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, एक चीज और जान लीजिए। दूसरा कंडीशन ये है, कभी कभी आपके नाक में कुछ हो जाता है, आपके दांत दर्द करने लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ही जाते हैं डॉक्टर कहता है मुंह खोलो बेटा, तो ऐसे मुंह बा देते हो आप लोग, और डॉक्टर एक लिया रहता है क्या, दर्पण। कौन सा दर्पण लिया रहता है, अवतल दर्पण लिया रहता है, अवतल दर्पण, लेकिन वो बहुत छोटा सा होता है। उसी में सही से देखता है, जब देखता है तो आपका क्या दिखाई देता है, उसमें दांत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। और जब दांत बड़ा बड़ा दिखाई देता है तो आप वो डॉक्टर जान जाता है कि आपको क्या कमी है, कहां पर प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो आंख, कान, नाक आदि के डॉक्टर होते हैं वो इलाज के लिए इलाज देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बट वो बहुत बड़ा नहीं होता है कि आपके दांत को देखना, इतना बड़ा ला के दर्पण, अवतल दर्पण रख देंगे तो आप ऐसे देखोगे, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, वो छोटा साइज को होता है। छोटा भी रहेगा तब भी वो कहां बनाएगा इमेज, अगर एफ और पी पे हम स्थित कराएंगे तो बड़ा बनाएगा, तो उसमें बड़ा दिखाई देता है। इसका मतलब जो क्या कहते हैं, दांत, नाक, कान आदि के जांच में डॉक्टर किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण। ये मैं सब नहीं लिख रहा हूं, बस समझते चलिए बस। लेकिन उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम, फोकस दूरी कम, फोकस दूरी कम होना चाहिए। ठीक है, ये हमने दूसरा कंडीशन देख लिया कि दांत, नाक, कान आदि के डॉक्टर जो होते हैं वो उनका जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। नाई की दुकान पर किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का प्रयोग भाई साहब कहां किया जाता है, आपने कभी देखा है, मैं बताता हूं। वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं, वाहन जो होते हैं, कार हो गई, ट्रेन हो गई, जो भी है, ट्रेन के आगे देखिए बड़े बड़े दो क्या लगे रहते हैं, फोकसदार हेडलाइट लगे रहते हैं। वो क्या करता है, फोकस करता रहता है आगे क्या क्या चीजें हैं, उसको इस तरीके से व्यवस्थित कराते हैं, उसको इस तरीके से रखते हैं कि वो फोकस पे वस्तु रहे। किस पे, फोकस पे। अब आप बताइए, जब वस्तु फोकस पे होता है, देखिए वस्तु फोकस पे है तो पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बना है, अनंत पर। और अनंत पर किरणें भैया कैसे जाती हैं, समांतर। तो इसीलिए हेडलाइटों के वाहनों में फोकस पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होगा कि वहां से समांतर किरणें चलेंगी तो आगे वाले को अच्छे से आप आगे देख पाएंगे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वाहनों के हेडलाइट में क्या लिखेंगे हम लोग, वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग करेंगे भाई, वाहनों के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो हुआ अवतल दर्पण की बात। ठीक है, एक चीज और है, अवतल दर्पण का एक जगह और प्रयोग किया जाता है, जो परावर्तक भट्ठियां होती हैं बड़ी बड़ी, तो वहां भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिख दीजिएगा परावर्तक जो भट्ठियां होती हैं, भट्ठियां, वहां भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो ये तो समतल दर्पण और अवतल दर्पण का क्या हो गया भाई साहब, उपयोग कहां कहां किया जाता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। आइए हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण का भी प्रयोग कहां करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, नोट्स जरूर बनाइएगा भाई। आपको बार बार मैं कहता हूं, जो भी चीजें हैं वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, देखिए
जो आपका दर्पण है उत्तल दर्पण, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल आइए बात करते हैं। आप जानते हैं कन्वेक्स मिरर में दो कंडीशन बनता है केवल। एक तो जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, और जब अनंत और पी के बीच रहेगी तो पी और यहां पर क्या होगा? फोकस यप के बीच बनेगा। तो यहां दो ही कंडीशन बनती है और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा और आभासी सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है? देखिए, जो वाहन होते भैया, वाहनों के साइड मिरर में, साइड मिरर में, मिरर का मतलब शीशा या दर्पण होता है, साइड का मतलब बगल में। जैसे आप ऑटो में बैठते हैं, टेम्पो में बैठते हैं, अगर आप कार में बैठते हैं, आप अगर मार्शल में बैठते हैं या अन्य वाहन में बैठते हैं, तो आप देखते होंगे साइड में एक मिरर ऐसे लगा रहता है, ड्राइवर उसी में देखता रहता है कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। वो क्या काम करता है? वो ये काम करता है कि जैसे उत्तल दर्पण लगा रहता है वहां पर, तो उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? उत्तल दर्पण का काम ये होता है कि चाहे जितना चीज आओ, हम छोटे में सबको सीधा दिखा देंगे। उत्तल दर्पण का यही काम है। देखिए, वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब भी सीधा है, लेकिन छोटा है, तो पीछे जितनी भी प्रक्रियाएं होती रहती है, जो जो लोग आते रहते हैं, उसी छोटे से दर्पण में सब दिखता रहता है। इसका मतलब वहां कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? दर्पण, उत्तल दर्पण। तो वाहनों के साइड मिरर मतलब वाहनों के बगल में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ी वस्तुओं का आभासी सीधा प्रतिबिंब छोटा बना देता है और सारी चीजें वहां पर दिखाई देती है। तो उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग कहां हो गया? वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज, उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है। अपसारी का मतलब किरणों को फैला देता है। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर टार जैसे रख दिया, अब ये क्या करेगा? इस तरीके से है अगर, तो ये ऐसे फैलाएगा चारों तरफ ऐसे। ये अपसारी, जब एक ही बिंदु से सारी किरणें जाती हैं तो उसे अपसारी कहते हैं, जब आती हैं तो उसे अभिसारी कहते हैं। तो अवतल दर्पण अभिसारी की तरह व्यवहार करता है और उत्तल दर्पण अपसारी। तो आप देखते होंगे जो स्ट्रीट लैंप लगे रहते हैं गलियों में या सड़कों पर, स्ट्रीट लैंप लगे रहते हैं ऐसे करके, वो क्या करता है? फोकस करता है ना, थोड़ा सा जलता है बट आपको चारों तरफ ऐसे दिखाता है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है। तो इसका मतलब वो कौन सा दर्पण लगा रहता है वहां पर? उत्तल दर्पण। अर्थात स्ट्रीट लैंपों में, गलियों के लैंपों में, गलियों के लैंपों में किसका इस्तेमाल होता है? स्ट्रीट लैंप जिसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, हमने देख लिया कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम इसी में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कि दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। तो बहुत आसान टॉपिक है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं आज ही। देखिए, दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पणों की हम पहचान कैसे करते हैं? देखिए, दर्पणों की पहचान दो पद्धति से की जाती है। पहला, स्पर्श करके। कैसे? स्पर्श करके। ठीक है, और दूसरा कैसे करेंगे भैया? दूसरा प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर। देखिए कैसे आप कहेंगे? जैसे आपको कोई दे दिया, लीजिए भैया ये रख लीजिए, बताइए ये कौन सा दर्पण है, तो आप तुरंत सोचोगे कैसे जानेंगे हम ये कौन सा दर्पण है। तो उसको आपको पहचानने का टेक्निक तो मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसको स्पर्श करके, बाय टचिंग। कैसे? स्पर्श करके। तो स्पर्श करके कैसे देखा जाता है? स्पर्श करके हम प्रायः छोटे दर्पणों को पहचानते हैं, क्योंकि छोटे छोटे दर्पण ऐसे रहते हैं, दे देते हैं ऐसा लोग या कोई व्यक्ति की, बताओ भैया ये कौन सा दर्पण है। अब बड़ा है तो उसमें हम लोग चित्र बना करके दिखा करके समझा सकते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ये दर्पण है। लेकिन छोटा है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पहचानने में। तो छोटे दर्पणों को पहचानने के लिए हम स्पर्श करके उनको पहचानते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक चीज करना है, एक रॉड लेना है, एक सीधी रॉड लेना है
अब उस रॉड को ले लेना है, फिर उसको दर्पण में क्या कर देना, सटा के रख देना है। ठीक है, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे एक समतल दर्पण है, मान लेते ये एक क्या है, समतल दर्पण है। इस तरीके से देखिए ये समतल दर्पण है। ठीक, इसको हमने रॉड में क्या कर दिया है, रॉड में इस तरीके से देखिए, रॉड में मैं इसको सेट कर दिया हूं। अब जब हम देखेंगे कि यदि जो क्षण है, जो रॉड है, वो दर्पण को अगर सभी जगह पर छू रहा है, देखिए सभी जगह पर छू रहा है, तो इसका मतलब वो दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो यही चीज तो हम पहचाने, स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे। मान लेते हैं ये सीधा रॉड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर ये हमारे पास दर्पण है भैया, देखिए ये हमारे पास दर्पण है, सपाट सीधा है, तो हम क्या करें, रॉड को इस दर्पण से ऐसे टच करा दिए। अगर ये सभी जगह टच कर रहा है, देखिए सभी जगह टच कर रहा है, जब सभी जगह टच करेगा तो कौन सा दर्पण होगा, स्पर्श करके हम बता दिए ना कौन सा दर्पण हुआ, वो हुआ समतल दर्पण। लेकिन अगर मैं, ध्यान दीजिए, लेकिन अगर दूसरे कंडीशन में ये रॉड है, देखिए ये क्या है भैया, ये रॉड है। अब इस रॉड को हमने टच कराया, ठीक है, इस तरीके से हमने टच करा दिया, देख लीजिए आप लोग, टच कराया। और टच कराने पर यदि ऊपर और नीचे टच हो रहा है, दर्पण है, दर्पण का ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा टच हो रहा है, जबकि बीच वाला हिस्सा टच ना हो रहा हो, तो कौन सा दर्पण होगा, वो दर्पण होगा भैया अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल, कनकेव मिरर जिसको कहते हैं, अवतल दर्पण। कैसे, आपको इसको, जैसे ये आपको रॉड है, सीधी रॉड है, अब इसमें हमने क्या किया, मान लेते ये दर्पण ऐसे ला के रख दिया, देखिए आप लोग, ऊपर टच हो रहा है, नीचे टच हो रहा है, लेकिन बीच में जगह है, ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। समझ जाएंगे ना आप लोग। तो जब रॉड से दर्पण का ऊपरी और निचले सिरा टच होगा, बीच वाला सिरा टच नहीं होगा, तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तीसरा तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तीसरा, जैसे ये रॉड है, देखिए ये रॉड है और दर्पण को हम लोग टच करा दिए, देखिए इस तरीके से दर्पण को टच कराया, और टच कराने पर यदि दर्पण का केवल बीच वाला सिरा रॉड से टच होता है, ऊपर और नीचे टच नहीं होता है, तो उसे कौन सा दर्पण नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे उत्तल दर्पण। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे हमारे पास ये है, ऐसे समझिए, ये है, देखिए सभी लोग ऐसे ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं, ऐसे मैंने टच करा है, देखिए बीच वाला हिस्सा तो रॉड से टच कर रहा है, बट ऊपर और नीचे नहीं टच कर रहा है, तो ये कौन सा दर्पण हुआ भैया, वो होगा उत्तल दर्पण। इस तरीके से आप स्पर्श करके दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। आप एक सीधा रॉड लीजिएगा, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, एकदम सीधा होना चाहिए, उसको आप दर्पण पर रखिए, एकदम सीधा, परावर्तक तल को रखिएगा, ठीक है, परावर्तक तल के साइड को टच कराइएगा। अगर रॉड से दर्पण पूरा छू रहा है, ऊपर से नीचे टच कर रहा है, बीच में नहीं कर रहा है, तो अवतल दर्पण। अगर बीच में कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो उत्तल दर्पण। यह तो स्पर्श करके बाय टचिंग यू कैन टेल, ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है, कि दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है। लेकिन प्रतिबिंब देखकर कैसे हम जानेंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रतिबिंब के लिए तीन ही कंडीशन बनती है। तीन कंडीशन कैसे, अगर हम प्रतिबिंब देखेंगे दर्पण में, अगर हम जितनी बड़ी हम, जैसे हम 5 फीट के हैं, तो 5 फीट के हाइट का अगर प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है और सीधा बनता है, तो आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किसमें बनता है, समतल दर्पण में। तो आप सिंपली बता देंगे कि जब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा, समतल। इस तरीके से आप बता देंगे समतल दर्पण। लेकिन जब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अभी हमने इमेज बना के आपको दिखाया था उत्तल दर्पण। लेकिन अगर प्रतिबिंब आगे पीछे, मतलब छोटा बड़ा, आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा सब कंडीशन में बन रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा, वो होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। पुनः समझिए दोस्तों, समतल दर्पण क्या होगा, जब प्रतिबिंब देखने पर दर्पण में आभासी सीधा और वस्तु के बराबर दिखेगा, तो समतल दर्पण। और जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। जब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, यहां बराबर था, यहां छोटा था, और यहां क्या हो जाए, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा या वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बड़ा बराबर, कई कंडीशन बनता है, तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।